गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस के एसडीएलसी के पार्ट 2 में मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। कल हमने एसडीएलसी का पार्ट 1 मैंने लेक्चर भेजा था और उसके अंदर हमने एसडीएलसी की फर्स्ट स्टेज करी थी जिसका नाम था प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। आपको अगर आपने वीडियो को देखा हो ध्यान से तो यहाँ पर उसके 3 पार्ट थे। सबसे पहला क्लैरिफिकेशन ऑफ रिक्वेस्ट, फिजिबिलिटी स्टडी जिसके कई टाइप थे, और लास्ट जो था वो प्रोजेक्ट अप्रूवल। इसका मतलब इस स्टेज में हमने ये पढ़ा था कि पहली स्टेज में हमारी ये जो चीज होती है ये बताती है कि आपका प्रोजेक्ट एक्चुअली में बनेगा या नहीं बनेगा। अगर ये प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी स्टडी जो हम कर रहे हैं ये सारा इसका रिस्पॉन्स पॉजिटिव हो तो हमारा प्रोजेक्ट बनता है, नहीं तो हमारा प्रोजेक्ट नहीं बनता। नेक्स्ट स्टेज जो आती है हमारी सिस्टम एनालिसिस है। आज इसे हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, मैक्सिमम टाइम पेपर में यही आता है। इसका एक पार्ट आ जाएगा या ये स्टेज आ जाएगी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज में से है, जिसका दूसरा नाम सर्वे स्टेज भी है। तो पूरे एसडीएलसी में यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज मानी जाती है। तो सिस्टम एनालिसिस जिसे आप सर्वे स्टेज कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? एनालिसिस का मतलब है जांच करना। हमारा प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया कि हम प्रोजेक्ट को अब बनाना चाहते हैं। किस प्रोजेक्ट को बनाना चाहते हैं? सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चाहते हैं। बट अगर मान लो मैं कुछ सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता हूं तो सबसे पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर में बनाना क्या है, मतलब क्या क्या चीज की मेरी रिक्वायरमेंट है। जब तक वो रिक्वायरमेंट नहीं पता होंगी तब तक क्या होगा, सॉफ्टवेयर बन नहीं पाएगा। तो अलग अलग कंपनी की सॉफ्टवेयर बनाने के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। जैसे अगर मान लीजिए 5 स्कूल है, 5 स्कूल में क्या है, उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर बनाना है, बट हर स्कूल की अपनी अलग रिक्वायरमेंट होगी। हो सकता है हमारे स्कूल की अलग रिक्वायरमेंट हो, किसी और दूसरे स्कूल की अलग रिक्वायरमेंट हो, रिजल्ट तैयार करने का तरीका हमारे यहाँ अलग है, फीस लेने का तरीका हमारे यहाँ अलग है, उनके यहाँ अलग है, हम किस तरह की फीस लेते हैं, स्ट्रक्चर हमारा अलग हो सकता है, वहाँ का अलग हो सकता है। तो सॉफ्टवेयर में ये सारी चीजें मेंशन मतलब होनी चाहिए सॉफ्टवेयर बनाने वाले को कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। जब तक उसे रिक्वायरमेंट नहीं पता होंगी जब तक वो सॉफ्टवेयर को डेवलप नहीं कर सकता। तो सिस्टम एनालिसिस वही एक स्टेज है जिसे सर्वे स्टेज का नाम दिया गया है कि यहाँ पर क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है उसके बारे में इतनी डिटेल्ड में स्टडी होती है ताकि रिक्वायरमेंट का पता किया जा सके कि नए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, जिसके लिए कई तरीके का यूज किया जाता है। 4 मेथड यूज किए जाते हैं जिससे रिक्वायरमेंट को इकट्ठा भी किया जा सकते, उसे कलेक्ट किया जा सके और उसे वेरीफाई किया जाए कि जो रिक्वायरमेंट है वो सही है या नहीं है। तो ये सारी चीज सिस्टम एनालिसिस के अंदर आती है। तो सिस्टम एनालिसिस कैसे बोल रहे हैं हम कि मींस लर्निंग एज मच एज पॉसिबल अबाउट द करंट सिस्टम, कि जो करंट सिस्टम चल रहा है उसके बारे में जितना लर्न किया जा सकता है। वो लर्न क्यों कर रहे हैं? वो कर रहे हैं रिक्वायरमेंट को समझने के लिए। तो सिस्टम एनालिसिस मींस लर्निंग एज मच एज पॉसिबल अबाउट द करंट सिस्टम। In this phase, the analyst study the current system and find out the better means to improve the existing system. इसमें सिस्टम एनालिसिस करंट सिस्टम को स्टडी करता है और उस सिस्टम को किस तरह से इंप्रूव किया जाए उसके बारे में तरीके फाइंड आउट करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक लाइन यहाँ पर आपको लिखनी पड़ेगी, इट इज यूज्ड टू कलेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यू सिस्टम। तो अगर हम 2 लाइनें लिख लें, पहली द सिस्टम एनालिसिस मींस लर्निंग एज मच एज पॉसिबल अबाउट द करंट सिस्टम, ये आपको करनी है, और इट इज यूज्ड टू कलेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यू सिस्टम। सिस्टम एनालिसिस means learning as much as possible about the current system and it is used to collect the requirement of the new system. अब इस स्टेज को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसा पहला इसका पार्ट है सिस्टम स्टडी मेथड, कि जो आप सिस्टम को स्टडी करना चाहते हैं उसके लिए अलग अलग मेथड हैं, या फिर इन्वेस्टिगेशन और फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक। कई बार यही क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स। फैक्ट फाइंडिंग का मतलब रिक्वायरमेंट को फाइंड करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक या सिस्टम को स्टडी करने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं। ये भी एक अलग से क्वेश्चन बन जाता है 4 नंबर में ही। तो आप ये ध्यान दीजिए, अगर सिस्टम एनालिसिस या सर्वे स्टेज नहीं पूछता तो ये पूछ लेगा फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक कौन से हैं, सिस्टम स्टडी के मेथड कौन से हैं। तो इन दिस स्टेज द प्रेजेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज स्टडीड इन डिटेल। इस स्टेज में जो हमारा प्रेजेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसे डिटेल में स्टडी किया जाता है। और ये क्या होता है, मैनी मेथड होते हैं क्या करने के लिए, स्टडी करने के लिए, जिसमें सबसे पहला मेथड है बाय कंडक्टिंग इंटरव्यू, कि आप क्या कर सकते हैं, इंटरव्यू को कंडक्ट करके किसके साथ, जो कंपनी के एम्प्लॉइज है
उनके साथ क्या होगा, जो एनालिस्ट है वो कंपनी के एक एक पर्सन को बुला के उसको इंटरव्यू करेगा, उससे पूछेगा कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो उससे वो डाटा को कलेक्ट करता है। तो पहला मेथड जो है वो बाय कंडक्टिंग इंटरव्यू है। तो द एनालिस्ट कंडक्ट द इंटरव्यू विद द मैनेजमेंट एंड द एक्सपीरियंस वर्कर टू फाइंड द इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट सिस्टम। तो ये लाइन कह रही है कि जो एनालिस्ट है जिसने जांच करनी है वो या तो मैनेजमेंट के मेंबर से या फिर एक्सपीरियंस वर्कर से क्या करेगा, इंटरव्यू करेगा, क्या करने के लिए, इंफॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए कि करंट सिस्टम के द्वारा करंट सिस्टम की इंफॉर्मेशन फाइंड हो सके। दिस मेथड इज सुटेबल टू गेटिंग द क्वालिटेटिव डाटा। ये मेथड अच्छा मेथड माना जाता है कि इसमें क्वालिटी वाला डाटा मिल सकता है। बट दिस मेथड इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड सुटेबल ओनली फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मेथड ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, सिर्फ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो सकता है। किसी कंपनी में 500 एम्प्लॉई है तो आप हर एक का इंटरव्यू नहीं ले सकते, हर एक को बुलाकर डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये क्या क्या कहते हैं हम, आप अपनी लैंग्वेज बना के भी लिख सकते हैं कि इन दिस मेथड की इंटरव्यू इज कंडक्टेड विद द वर्कर्स और मेंबर ऑफ मैनेजमेंट टू कलेक्ट द डाटा, और दिस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग मेथड एंड यूज्ड इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। तो आप अपने लैंग्वेज में भी ऐसा लिख सकते हैं। दूसरा है भाई क्वेश्चनरीज, जैसे क्वेश्चन पेपर होते हैं ना वैसे क्वेश्चनरीज है वैसे ही। तो यहाँ पर क्या होता है, एम्प्लॉइज को कुछ क्वेश्चन छाप के दे दिए जाते हैं और क्वेश्चन के द्वारा उनका रिस्पॉन्स जाना जाता है, जिसमें चॉइस बना दी जाए या फिर वैसे लिखने के लिए दे दिया जाए कि क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है वो लिख के दे दीजिए। तो द सिस्टम एनालिस्ट डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है बांटना, द क्वेश्चनरीज एंड गेट द रिस्पॉन्स। की सिस्टम एनालिस्ट अब क्वेश्चनरीज जो उसने छापे होंगे या जो भी उसकी जरूरत होगी उसके हिसाब से क्वेश्चन बनाए होंगे उसने, उसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा और उसका रिस्पॉन्स ले लेगा। दिस इट इज बेस्ट मेथड फॉर द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत अच्छा मेथड है। नेक्स्ट इज ऑन साइट ऑब्जर्वेशन। ऑन साइट ऑब्जर्वेशन मीन्स कि अब क्या होगा कि जो डाटा कलेक्ट किया गया है अब उसे ऑब्जर्व भी करना होता है कि जहां काम चल रहा है एक्चुअल लोकेशन पर, वहां पर एनालिस्ट खुद जाकर उसको ऑब्जर्व कर सकता है और डाटा को कलेक्ट कर सकता है। तो नेक्स्ट इज इट इन दिस मेथड सिस्टम, ये स्पेलिंग गलत है, सिस्टम एनालिस्ट कलेक्ट्स द डाटा बाय एब्जॉर्विंग या ऑब्जर्विंग आएगा यहाँ पर द एक्चुअल वर्क विच टेक प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। इस मेथड के अंदर सिस्टम एनालिस्ट डाटा को कलेक्ट करता है क्या करके, एक्चुअल वर्क को ऑब्जर्व करके। तो ये आप इतना भी लिख लेंगे तो अच्छा होगा, बट फिर भी मैं पढ़ रहा हूं, आउट ऑफ ऑल द फैक्ट फाइंडिंग मेथड दिस मेथड इज मोर रिलायबल। सबसे अच्छा मेथड जो है, रिलायबल का मतलब सबसे अच्छा मेथड यहाँ पर ये माना जाता है, बट दिस मेथड इज ऑल्सो वेरी टाइम कंज्यूमिंग, और ये भी एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। बट अगर आप इसकी पहली लाइन भी याद कर लेते हैं तो वो भी बहुत है कि इस मेथड के अंदर सिस्टम एनालिस्ट कलेक्ट करता है ऑब्जर्व करके, एब्जॉर्विंग की बजाय ऑब्जर्विंग आएगा यहाँ, द एक्चुअल वर्क विच टेक प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है रिकॉर्ड इंस्पेक्शन। In this method, system analysis goes through the document of organization to collect the requirement. इतना कर लीजिए कि इस मेथड के अंदर सिस्टम एनालिसिस जो हमारे पुराने डॉक्यूमेंट है कंपनी के उसके गो थ्रू होता है, उसको पढ़ता है और रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करता है। तो चार मेथड कौन से हुए, पहला मेथड बाय इंटरव्यू है, दूसरा मेथड बाय क्वेश्चनरीज है, तीसरा मेथड ऑन साइट ऑब्जर्वेशन है और चौथा मेथड रिकॉर्ड इंस्पेक्शन है। तो ये चार मेथड जो हैं हमारे होते हैं फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक के या फिर सिस्टम स्टडी के। तो ये एक अलग से क्वेश्चन भी आता है, तो बेटा ध्यान रखें, बाय इंटरव्यू, बाय क्वेश्चनरीज। इंटरव्यू में हर एम्प्लॉय का इंटरव्यू या मेंबर्स के मैनेजमेंट का इंटरव्यू लेके डाटा कलेक्ट किया जाता है, बट टाइम कंज्यूमिंग है और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में यूज नहीं होता। क्वेश्चनरीज में क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट करके रिस्पॉन्स लिया जाता है, बट ये लार्ज कंपनी में यूज हो सकता है, बिग कंपनी में यूज हो सकता है। ऑन साइट ऑब्जर्वेशन में जो एनालिस्ट है वो ऑब्जर्व करता है करंट वर्किंग को और डाटा को कलेक्ट करता है, और रिकॉर्ड इंस्पेक्शन में वो क्या होता है, स्टडी करता है कौन से को, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको और डाटा को कलेक्ट करता है। तो ये चार मेथड के बाद यहाँ पर ये इसका सेकंड पार्ट है, ये ई लिखा हुआ है, ये गलती से लिखा हुआ है, ये इसका पांचवा पार्ट नहीं है। जो हमारा पहला सिस्टम एनालिसिस स्टेज थी उसका दूसरा पार्ट है। जैसे पहला पार्ट हमने कहा था सिस्टम स्टडी, तो दूसरा पार्ट है रिक्वायरमेंट एनालिसिस।
अब ये जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, क्योंकि 4 ऊपर मेथड से रिक्वायरमेंट कलेक्ट हो चुकी है, तो अब ये फाइंड किया जाता है कि वास्तव में व्हाट द यूजर इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द न्यू सिस्टम, कि नए सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट होंगी। अब उनको सबको एनालाइज किया जाता है। तो ड्यूरिंग दिस स्टेज सिस्टम एनालिसिस ट्राइज टू फाइंड आउट द व्हाट द यूजर एक्सपेक्ट फ्रॉम द न्यू सिस्टम, कि यहाँ पर अब सिस्टम एनालिसिस जो 4 मेथड से अलग अलग डाटा इकट्ठा हुआ, तो सिस्टम एनालिसिस फाइंड आउट करता है कि यूजर जो है नए सिस्टम में क्या चाहता है। The different type of reports, user interfaces and menu and icon are decided at this stage। और इस स्टेज पे कई तरह की रिपोर्ट बनती है। यूजर इंटरफेस का मतलब कि किस तरह से कोई चीज दिखाई देगी, वो इंटरफेस तैयार होते हैं। मेनूज और आइकन वगैरह क्या होते हैं, सिर्फ ऑन द पेपर ये चीज डिसाइड होती है। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में सिर्फ ये क्लियर हो जाता है कि रिक्वायरमेंट क्या है। अभी भी सिस्टम बनना शुरू नहीं हुआ है, अभी तक तो सेकंड स्टेज में सिर्फ रिक्वायरमेंट को कलेक्ट किया गया है। तो सेकंड स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है पूरी एसडीएलसी की। तो आपको बहुत अच्छे से समझना है इसे 2-3 बार और इसे याद करना है। प्यारे बच्चों, आप इसके अंदर अगर आपको कोई चीज मुश्किल लगती है तो या आपको लगता है कि इसके अंदर छोटी चीज से आप अपनी लैंग्वेज बनाकर वो चीज लिख सकते हैं आसानी से, तो आप बेशक उससे अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, पर इसे पढ़िए जरूर साथ साथ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम कल तीसरी और चौथी स्टेज के बारे में करेंगे। कल वो दोनों छोटी स्टेज हैं तो दोनों एक साथ हो जाएंगी। तो आप हर वीडियो को ध्यान से देखिए। थैंक यू वेरी मच।